नमस्कार बच्चों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था या पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि हमारा ये चैप्टर लगभग पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है। बहुत सारी बातें थी जो मैंने ऑफलाइन क्लासेज में आप सभी को बताई थी, वो भी आपको ध्यान में रखनी है। बाकी वो चैप्टर जो है मुख्य अगर हम लोग बात करें उस आधार पे वो पूरा हो चुका है, जिसका नाम था बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ठीक है, इस चैप्टर की हम पूर्णतः बात कर चुके हैं। प्यारे बच्चों, अब जो है हम लोग इसके अभ्यास प्रश्नों की बात करेंगे, क्योंकि होता क्या है, इन ऐसे चैप्टरों के अंदर जो प्रश्न आते हैं वो अभ्यास से ही उठाकर एग्जामिनर दे देता है। उन्हीं से उठाकर एग्जामिनर जो है वो आपको प्रश्न दे देता है, तो हम उनकी बात करेंगे। वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिए शुरुआत करते हैं। 10 प्रश्न हैं आपके अभ्यास प्रश्न, उनके हम लोग जो है वो शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न जो है, स्क्रीन छोटी कर लेता हूँ। पहला जो प्रश्न है आपके, बात करता हूँ इसकी। पहला जो प्रश्न है वो बहुत ही अच्छा प्रश्न दे रखा है और उस प्रश्न का नाम क्या है? जैव विविधता के 3 आवश्यक घटकों के नाम लिखिए। जैव विविधता के 3 आवश्यक घटकों के जो है वो नाम बताने हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको अच्छी तरह से मेरे बताए हुए हैं कि जैव विविधता के जो है वो आवश्यक घटक कौन से होते हैं, या प्रकार बता सकते हो आप। जैव विविधता के क्या बता सकते हो? प्रकार बता सकते हो। जैसे कौन कौन से होंगे? 3 प्रकारों की हमने बात की थी महत्वपूर्ण: आनुवांशिक जैव विविधता, जातीय जैव विविधता, पारिस्थितिकी जैव विविधता। शुरुआत वाले वीडियो के अंदर ही मैंने इन तीनों को आपको अच्छी तरह से जो है वो डिफाइन किया था। प्यारे बच्चों, अब अगर हम लोग बात करें कि ये होते क्या हैं, तो आनुवांशिक विविधता के अंदर आपको मैंने बताया था किसी प्रकार से जीन से संबंधित, जातीय विविधता से बताया था जाति से संबंधित, पारिस्थितिकी विविधता के अंदर मैंने बताया था आपको कि जो जहाँ पे रहने आवास स्थल जो है उनके बारे में बताया था, किस प्रकार से विविधता जो है वो पाई जाती है। इसके बाद में बात करते हैं अगले प्रश्न की, कि अगला प्रश्न जो है वो है आपके पारिस्थितिकीविद किस प्रकार विश्व की कुल जातियों का आकलन करते हैं। जो जैव विविधता से संबंधित विद्वान हैं, पारिस्थितिकीविद जिन्हें कहा जाता है, वो किस प्रकार से विश्व की कुल जातियों का आकलन करते हैं, वो आकलन क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, अब देखो इस प्रकार से प्रश्न आ जाते हैं। तो आप लोग पूरा चैप्टर याद करके गए, लेकिन फिर भी क्या है, इस प्रकार के प्रश्न उत्तर जो है वो आपके उसी जितना मैंने करवाया उसके अंदर ही है, लेकिन हम प्रश्न को नहीं समझ पाते हैं। तो पृथ्वी पर जातीय विविधता समान रूप से वितरित नहीं है, ये सबको पता है, बल्कि एक रोचक प्रतिरूप दर्शाती है। पारिस्थितिकीविद विश्व की कुल जातियों का आकलन अक्षांशों पर तापक्रम के आधार पर करते हैं। तो देखो कितनी अच्छी बात आई है। अक्षांश जो होते हैं, उत्तरी अक्षांश है, दक्षिणी अक्षांश है, उन अक्षांशों पर तापमान के आधार पर करते हैं। प्यारे बच्चों, जैव विविधता साधारणतया उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सबसे अधिक तथा ध्रुवों की ओर घटती जाती है। भाई आपको पता ही है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है वो कहाँ पे था। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मैंने आप लोगों को बताया था, भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की ओर और 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर का जो भाग था वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र था। और बाद में आगे शीतोष्ण और शीत कटिबंधीय क्षेत्र आ जाते हैं, जिनमें जो है वो बहुत कम मिलती है, धीरे धीरे घटती जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जातीय समृद्धि के महत्वपूर्ण कारण इस प्रकार है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव जातियों को विकास के लिए अधिक समय मिला तथा इस क्षेत्र को अधिक ऊर्जा प्राप्त हुई है, जिससे उत्पादकता अधिक होती है। जातीय समृद्धि किसी प्रदेश के क्षेत्र पर आधारित होती है। पारिस्थितिकीविद प्रजाति की उष्ण व शीतोष्ण प्रदेशों में मिलने की प्रवृत्ति, अधिकता आदि की अन्य प्राणियों व पौधों से तुलना करके अनुपात की गणना करते हैं और उनका आकलन करते हैं। तो ये आपका दूसरा प्रश्न था। इसके बाद में चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न जो है वो है प्यारे बच्चों, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे अधिक स्तर की जातीय समृद्धि क्यों मिलती है? इसकी 3 परिकल्पनाएं दीजिए। प्यारे बच्चों ध्यान से सुन लीजिए, मैंने दूसरा या तीसरा पार्ट्स केवल इसी मुद्दे पे बनाया था।
जो तीसरा प्रश्न मैंने भी प्रश्न लिखवा कर आपको करवाया है, सेम टू सेम आपको वही का वही याद रखना है। 3 कंडीशन पूछ रखी हैं तो आपको 3 बतानी है, 4 तो है ही नहीं आपकी बुक में ही, तो 2 पूछे तो आपको 2 बतानी है जो आपको अच्छी तरह से दिख रही हैं। ठीक है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो होता है, आप लोग इस बात को अच्छी तरह से समझते हो कि ये पृथ्वी भूमध्य रेखा, ये 23.5 डिग्री उत्तर, ये 23.5 डिग्री दक्षिण का जो बीच का क्षेत्र है जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, वो क्षेत्र क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। और प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है और भारत भी इस भूमध्य रेखा के पास स्थित एक देश है। इसके पास और भी बहुत सारे देश हैं, न्यूयॉर्क मान सकते हैं जो थोड़ा दूर है, इसके अलावा कोलंबिया मान सकते हैं, ग्रीनलैंड है, थोड़े थोड़े दूर है, लेकिन भारत भी इसके बिल्कुल नज़दीक पड़ता है। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें हम लोग अगले प्रश्न की, प्यारे बच्चों, जातीय क्षेत्र संबंध में संरक्षण या रिग्रेशन की ढलान का क्या महत्व है। प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा आपको समझाया हुआ है, बस यहाँ पे थोड़ा सा इसने प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया है, तो उस बात को आपको ध्यान में रखना है। जातीय क्षेत्र संबंध में जर्मनी के जो प्रकृति वैज्ञानिक थे, भूगोल शास्त्री अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट की हमने बात की थी। दक्षिण अमेरिका के जंगल जो अमेजन वर्षावन थे उनके अंदर उन्होंने अध्ययन किया था, अलग अलग प्रकार की बड़े छोटे क्षेत्रों में उन्होंने जड़ का मान भी बताया था, वो हमने सब बातें जो है वो की थी। और मैंने आपको एक ग्राफ भी बताया था और एक समीकरण भी बताई थी। समीकरण क्या थी, log s बराबर log c प्लस z log a, जो है समीकरण की बात की थी, सब कुछ हमने बात की थी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपको करवाया हुआ है और मैंने उस समय भी कहा था इसके ग्राफ का आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखोगे। जो ढलान है उस ढलान को s बराबर सी ए पावर जेड के रूप में दर्शाया जाता है, और अगर सीधी रेखा आती है तो उसे उस समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये बात हो गई थी हमारी। इसके बाद अगर हम लोग बात करें 5वें प्रश्न की, किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य कारण क्या है। भी जाति क्षति के मुख्य कारण पूछ रहा है, तो प्यारे बच्चों, जाति क्षति के मुख्य कारण आप सभी को पता है, कल वाले वीडियो के अंदर ही शायद हमने पढ़े हैं कि आवासीय क्षति तथा विखंडन, दूसरा सह विलुप्तता, तीसरा मैंने आपको बताया विदेशी जातियों का आक्रमण, और एक और मैंने आपको बताया था, कितने हो गए, आवासीय क्षति तथा विखंडन, सह विलुप्तता, विदेशी जातियों का आक्रमण, और एक और बताया था, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। और वो एक और कौन सा था, अतिदोहन। कौन सा था, अतिदोहन, जो माइंड से स्लिप हो गया, वो कौन सा था, अतिदोहन, ओवर एक्सपोलेशन जिसे बोला जाता है। ठीक है, तो इनकी बात हमने कर ली थी अच्छी तरह से, 4 ही। एक इसने 5वां और दिया हुआ है कि स्तनधारी अथवा झूम कृषि, स्थानांतरी अथवा झूम कृषि, शिफ्टिंग एंड झूम जो कल्टीवेशन होता है वो, अब ये होता क्या है, इसकी बात करते हैं, ये होता क्या है। ठीक है, मैं स्तनधारी बोल गया गलती से। ठीक है, स्थानांतरण कृषि, जंगलों में रहने वाली जनजातियां विभिन्न जंतुओं का शिकार करके भोजन प्राप्त करती हैं। ठीक है ना, जंगलों में रहने वाली जनजातियां विभिन्न जंतुओं का शिकार करती हैं, भोजन प्राप्त करती हैं, वहाँ के पेड़ों को काट कर उनको जलाकर वहाँ पे खेती की जाती है। जो जनजातियाँ होती है ना, जाति नहीं जनजातियाँ, भील, ग्रासिया, मीणा तो नहीं है, थोड़ी शिक्षित है, जबकि भील, ग्रासिया और भी बहुत सारी भारत में जनजातियाँ हैं, उनको क्या है, वो इस प्रकार से जंगलों में खेती करते हैं। इसके बाद में बात करते हैं अगले पॉइंट पे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, पारितंत्र के कार्यों के लिए जैव विविधता कैसे उपयोगी है। तो प्यारे बच्चों, सेम टू सेम प्रश्न आपको करवाया हुआ है कि जैव विविधता का पारितंत्र में महत्व बताइए, जैव विविधता का पारितंत्र में महत्व बताइए, ये आपको करवा दिया गया है। इसके बाद में अगले प्रश्न पे चलते। प्यारे बच्चों, इस अगले प्रश्न को आप इम्पोर्टेंट नहीं, 3-4 बार इम्पोर्टेंट लगा लो। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मैंने ऑफलाइन क्लासेस में आपको अलग से भी नोट करवाया होगा इसको। देखो है क्या, क्या कह रहा है ये, पवित्र उपवन क्या है, उनको संरक्षण में क्या भूमिका है। अलौकिक, भाई इस संसार का न हो, लौकिक इस संसार से संबंधित,
ग्रुप्स या पवित्र उपवन पूजा स्थलों के चारों ओर पाए जाने वाले वन खंड है। कोई पूजा स्थल क्षेत्र है, उसके चारों ओर जितना भी वन है उसे हम पवित्र उपवन बोलेंगे। समझ गए बात? कोई पूजा स्थल है जो जंगल में बना हुआ है, उसके चारों ओर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। ये जातीय समुदाय, राज्य या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किए जाते हैं। पवित्र उपवनों से विभिन्न प्रकार के वन्य जंतुओं और वनस्पतियों को संरक्षण प्राप्त होता है। कैसे कैसे? क्योंकि बहुत सारे जंतुओं जो देवताओं से हमने जोड़ रखा है उनको, जैसे गणेश जी से चूहे को जोड़ रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारों को हमने देवताओं से जोड़ रखा है। इसी प्रकार बहुत सारे लाभदायक पेड़ पौधे भी देवताओं से जुड़े हुए हैं, जिनको हम नष्ट नहीं होने देते, नहीं करने देते, अपमान समझते हैं। तो वो ही एक पवित्र उपवन की मुख्य विचारधारा है, क्योंकि इनके आसपास हानिकारक मानव गतिविधियां बहुत कम होती हैं। इस प्रकार से वन्य जीव संरक्षण में धनात्मक योगदान प्रदान करते हैं। अब जहाँ मंदिर बना हुआ है, जहाँ कोई पूजा स्थल बना हुआ है, वहाँ पे हम लोग बहुत कम नुकसान पहुँचाते हैं, तो इन्हें पवित्र उपवन कहा जाता है। अगला है पारितंत्र सेवा के अंतर्गत बाढ़ व भू अपरदन नियंत्रण आते हैं। ये किस प्रकार पारितंत्र के जीवीय घटकों द्वारा पूर्ण होते हैं? तो प्यारे बच्चों, ये भी आप लोगों को बताया हुआ है, जिसको आप लोग देख सकते हो। इसके बाद हम बात करें अगले प्रश्न की। पादपों की जाति विविधता 22%, जंतुओं में 72% की अपेक्षा बहुत कम है। पादपों की जाति विविधता 22% ही है और जंतुओं की बहुत ज़्यादा है। क्या कारण है कि जंतुओं में अधिक विविधता मिलती है? तो प्यारे बच्चों, जंतुओं में विविधता की अगर हम लोग बात, तो उत्तर क्या होगा? प्राणियों में अनुकूलन की क्षमता पौधों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। एक कारण तो ये हो गया। दूसरा, प्राणियों में प्रचलन का गुण पाया जाता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। अब मान लीजिए कोई पादप को दिक्कत आ रही है, पादप जाती है, उसको समस्या आ रही है, तो वो ये थोड़ी एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान चली जाएगी, तो वो भी उसमें नहीं होता। इसके फलस्वरूप विपरीत परिस्थितियाँ होने पर वो स्थान परिवर्तन करके स्वयं को बचाए रखते हैं। जंतु जो है वो तो बचाए रखते हैं। मान लीजिए यहाँ बाढ़ आ गई, यहाँ कोई समस्या हो गई, तो हम यहाँ से दूसरी जगह जा सकते हैं जीवित रहने के लिए। तो उससे क्या है, जंतु जातियाँ अधिक विकसित है। इससे विपरीत पौधे स्थिर होते हैं, इनमें विपरीत स्थितियों का अधिक सामना करना पड़ता है। प्राणियों में तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र पाया जाता है। इसके फलस्वरूप प्राणी वातावरण में संवेदनाओं को ग्रहण करके उसके प्रति अनुक्रिया करते हैं। प्राणी तंत्रिका तंत्र व अंतःस्रावी तंत्र के फलस्वरूप स्वयं को वातावरण के प्रति अनुकूलित भी कर लेते हैं। इन कारणों के फलस्वरूप किसी भी पारितंत्र में प्राणियों में पौधों की तुलना में अधिक जैव विविधता पाई जाती है। आप लोग इतने तो समझदार हो कि बात को समझ रहे हो। मैंने लाइन टू लाइन इसको पढ़ दिया है, आप लोग समझ रहे हो कि किस प्रकार से जंतु कम क्यों ज़्यादा है, पादप कम क्यों है? क्योंकि पादपों के अंदर ना तो अंतःस्रावी तंत्र है, ना सोचने विचारने की क्षमता है, ना ही उनमें चलन है, ना ही उनमें अनुकूलन क्षमता होती है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी जंतुओं में होती है। और यही कारण है कि ये मात्र 22% है और वो कौन है? 72%। क्या आप ऐसी स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? देखिए, 1-2 प्रश्न आपके एग्जाम में ऐसा ज़रूर आएगा। सोच सकते हैं, क्या करोगे, कैसे करोगे, आपके क्या विचार हैं, आप बुक से अलग हटकर अपने विचार बताइए। तो ऐसे प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो उनका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, अपने विचारों को पॉजिटिव बनाकर ही लिखना है। तो जानबूझकर किसी जाति को विलुप्त करना चाहते हैं, क्या आप इसे उचित समझते हैं? कि मान लीजिए आप ऐसी स्थिति के बारे में सोच सकते हैं जहाँ पर हम जानबूझकर किसी जाति को, मान लीजिए हम जानबूझकर किसी जाति को विलुप्त कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप उचित अनुचित के बारे में बताइए। तो जब भारी जातियाँ अनजाने में या जानबूझकर किसी भी उद्देश्य से एक क्षेत्र में लाई जाती हैं, तब उनमें से कुछ आक्रामक होकर स्थानीय जातियाँ में कमी या उनकी विलुप्ति का कारण बन जाती हैं। जैसे गाजर घास, लेटेना और हाइसिंथ आइकोर्निया, जिसे जलकुंभी कहा जाता है। आक्रामक खरपतवार जातियाँ प्रावण तथा अन्य देशज जातियों के लिए खतरा बन गई थी। तो इसी प्रकार से आप लोग ये उदाहरण जो है वो दे सकते हो। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने अध्याय नंबर 15 और अध्याय नंबर 15 के महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों की जो है वो बात कर ली है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से अध्याय 15 आपका पूरा हो जाता है। और जैसा कि मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में कहा था, उसी बात को रखते हुए मैं आपको आज भी बता रहा हूँ कि हम आगे वाले वीडियो लेक्चर में अध्याय नंबर 14 इकोसिस्टम की बात जो है या पारितंत्र की जो बात है वो करने वाले हैं। आपकी परीक्षाएं बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गई हैं, परीक्षाएं 100% होने वाली हैं। तो प्यारे बच्चों, अपनी तैयारी को बनाए रखें और पढ़ाई करते रहें। तो अगले वीडियो तक मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद।